बीए पार्ट 3 के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र लेंगे। एक अकादमिक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत प्राचीन नहीं है। इसका अध्ययन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आरंभ हुआ और 1920 से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विश्वविद्यालयों में इसका एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ, परंतु राज्यों और राज्य पूर्व राजनीतिक व्यवस्था के मध्य संबंधों के रूप में ये विषय बहुत अधिक प्राचीन है। राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हुआ, जिसे यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना का स्रोत माना जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रसार तब शुरू हुआ जब उपनिवेशवाद के मार्ग से यूरोपीय राष्ट्र राज्यों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की तरफ अपनी जड़ें फैलाईं। अकादमिक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और अधिक परिपक्व हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के चलते एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए राज्यों का उदय हुआ और इस प्रक्रिया से समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। प्रायः अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आपस में बदल कर प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैश्विक स्तर पर अधिक उचित माना जाता है और यह अधिक मान्यता प्राप्त है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में ये अधिक व्यापक और विस्तृत है। राज्यों के मध्य राजनीतिक अंतर्क्रिया के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्यीयकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उनके योगदान का भी अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दायरा संकीर्ण है। इसमें मात्र राज्यों के मध्य
राजनीतिक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द है वो ज़्यादा उचित है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बनस्पत, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा विस्तृत शब्द है। उसमें सिर्फ राज्यों के मध्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मात्र किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ गैर राज्यकर्ताओं की भी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक और आर्थिक और समूहों की भी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या प्रकृति होती है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अकादमिक विषय है? 1920 से जब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विषय के रूप में उभर कर आया है, तब से यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या ये एक स्वतंत्र अकादमिक विषय है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक पृथक स्वायत्त अकादमिक विषय मानने को तैयार नहीं थे और उनका सोचना था कि यह विषय प्रमुखतः अन्य विषयों जैसे राजनीति विज्ञान और इतिहास पर निर्भर है। यह विवाद लगभग 4 दशकों तक चला, परंतु 1960 के दशक तक आते आते यह विवाद समाप्त हो गया और इसे एक स्वायत्त अकादमिक विषय का दर्जा प्राप्त हो गया। एक स्वायत्त अकादमिक विषय में निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होनी चाहिए। कुछ शर्तें हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए, तभी हम उस विषय को एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन मानते हैं। वो शर्तें क्या हैं? नंबर 1, एक सूचीबद्ध सिद्धांतों का विवरण, यानी कि अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ थ्योरी। नंबर 2, एक स्थापित पद्धति, एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। नंबर 3, एक निश्चित विषय वस्तु, अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट मैटर। ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए किसी भी विषय को एक स्वायत्त अकादमिक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान में इन 3 शर्तों की पूर्ति कर रहा है और एक स्वायत्त विषय के रूप में फल फूल रहा है। यहाँ यह उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की निश्चित प्रकृति को चिन्हित किया जाए। अगर राजनीति विज्ञान ब्रिटेन, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया की औपचारिक और अनौपचारिक राजनीति से संबद्ध है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत और ब्रिटेन, चीन और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत के आपसी संबंधों से जुड़ा है। यह संबंध मात्र राजनीतिक संबंधों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि आर्थिक,
रक्षात्मक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मुद्दे भी इसके दायरे में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्येता सामान्यतः किसी देश के संविधान और राजनीतिक दल का अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि वो एक देश का दूसरे देश के साथ संबंधों का अध्ययन करेगा। एक राजनीतिक वैज्ञानिक भारत की सरकार और चीन की सरकार के अध्ययन में अधिक दिलचस्पी रखेगा। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के वैज्ञानिक भारत और चीन की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे और इसका एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन करेंगे। वे देशों की आंतरिक राजनीतिक प्रणाली यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखेंगे। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अन्य सामाजिक विज्ञानों की परस्पर अंतर्क्रिया बढ़ी है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भरता घटी है। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है जिसमें निश्चित सिद्धांत, पद्धति और विषय वस्तु है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जब भी हम किसी विषय के स्कोप के बारे में बात करते हैं या उसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर अध्ययन के लिए किन किन क्षेत्रों को, किन किन टॉपिक्स को सम्मिलित किया जाता है। बहुत से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र तो बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। प्रारंभिक रूप में सरकार के साथ संबंधों के अध्ययन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न आकार जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, इसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित हो गए हैं। 1947 में अमेरिका में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में 5 प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया था। नंबर 1, राष्ट्र राज्यों की प्रकृति और कार्यशैली। नंबर 2,
राज्यों की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 3, प्रमुख शक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और विदेश नीतियाँ। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास। और नंबर 5, एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण। परंतु 1947 से जब इस रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1, राष्ट्र राज्य और उनके संबंध, उनके परस्पर संबंध, यानी कि नेशन स्टेट्स एंड देयर रिलेशंस। राष्ट्र राज्यों की कार्यप्रणाली, उनके परस्पर संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख विषय हैं। प्रत्येक राज्य अपने भूगोल, जनसंख्या, औद्योगिक तथा तकनीकी विकास के अर्थ के स्तर, विचारधारा, कूटनीति, राष्ट्रीय हितों की सीमाओं द्वारा सीमित होता है। इसलिए अंतर्राज्यीय संबंधों के अध्ययन में इन तत्वों का अध्ययन भी शामिल होना आवश्यक है। नंबर 2, नॉन स्टेट एक्टर्स या गैर राज्यीयकर्ता। विगत कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्यीयकर्ता के अध्ययन का महत्व बढ़ा है। वर्तमान में राज्यों के साथ साथ गैर राज्यीयकर्ता जैसे बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनका अध्ययन आवश्यक हो गया है और बिना इनके अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अपूर्ण है। तो देखिए, गैर राज्यीयकर्ता जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज से 30-40 साल पहले गैर राज्यीयकर्ताओं का अध्ययन नहीं होता था, सिर्फ राज्यों का अध्ययन होता था। आज राज्यों के अध्ययन जितने महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण गैर राज्यीयकर्ताओं का भी अध्ययन है। नंबर 3, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों और उनके विश्लेषण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है। 1980 के दशक से वैश्वीकरण के चलते अध्येताओं की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में रुचि बढ़ी है। राजनीतिक और सुरक्षा मानकों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्तमान में विश्लेषण आर्थिक मानकों के आधार पर भी होता है। नंबर 4, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। सुरक्षा राष्ट्र राज्यों की हमेशा से
चिंता का विषय रहा है। सुरक्षा कारणों से हमेशा युद्ध होते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। एक शांति प्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी कि पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना से जुड़ी रहती है, जिसके अंतर्गत बहुत से कारक सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना और राज्यों के मध्य तनाव को कम करना इत्यादि। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का प्रमुख विषय बन गई है। नंबर 5, फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट पावर्स यानी कि प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ। प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक प्रमुख विषय है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ। इसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत प्रमुखता से किया जाता है। प्रमुख शक्तियों की विदेश नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण विषय बन गई हैं, क्योंकि यह शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब शक्ति के संतुलन की व्यवस्था प्रचलित थी, तब यूरोपीय शक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण था। समकालीन विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जापान और भारत प्रमुख राज्य हैं और इनकी विदेश नीति अध्ययन का प्रमुख विषय बन गई है। नंबर 6, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। 1980 के दशक से उदार अर्थव्यवस्था के चलते वैश्वीकरण शब्द बहुत अधिक प्रचलन में आ गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का प्रमुख विषय बन गया है। नंबर 7, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में पर्यावरणीय मुद्दे पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि औद्योगिकीकरण और तकनीकी प्रगति ने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। खराब होता पर्यावरण किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, वह परस्पर सभी देशों का मुद्दा है। वर्तमान में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर्यावरणीय मुद्दों के सहयोगात्मक और सकारात्मक निस्तारण पर निर्भर है। नंबर 8, इंटरनेशनल टेररिज्म या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अध्ययन का एक गंभीर मुद्दा बन गया है। आज आतंकवाद की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं और वो सभी देशों को प्रभावित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति
इस मुद्दे से काफ़ी निकटता से जुड़ी हुई है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो आतंकवाद है वो आतंकवाद विश्वव्यापी हो गया है। आतंकवाद की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और हर देश किसी न किसी रूप में छोटी या बड़ी घटना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से प्रभावित है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इससे अछूता हो। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अध्ययन करना भी जो है एक बहुत प्रमुख विषय बन गया है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को, इस टॉपिक को हम लोग प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में स्थान देते हैं। नंबर 9, एरिया स्टडीज़। एरिया स्टडीज़ का मतलब है प्रादेशिक अध्ययन। वर्तमान में प्रादेशिक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, केंद्रीय यूरोप इत्यादि की समस्याओं का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय संगठनों के विस्तार से प्रादेशिक अध्ययन का महत्व बढ़ा है। तो एरिया स्टडीज़ भी जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें जो एरिया स्टडीज़ हैं यानी कि प्रादेशिक अध्ययन है, अलग अलग जैसे अफ्रीका के देशों का अध्ययन, क्योंकि वहाँ पर उन देशों में विशेष प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। एशिया के देशों का अलग अध्ययन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का अलग अध्ययन, दक्षिण अमेरिकी देशों की समस्याओं का अलग से अध्ययन, क्योंकि सारे जो रीजन्स हैं उन रीजन्स की अपनी विशेषताएं हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं और उनकी अपनी जो है विशेष गतिविधियां हैं और विशेष किस्म की वहाँ की राजनीतिक वास्तविकताएं हैं। तो जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड करके एरिया स्टडीज़ को भी बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है उसके अध्ययन को। आप इसलिए देखिएगा जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज वर्ल्ड की, और भारत में भी ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना दिए हैं, जैसे कि सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज़ हो गया, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ हो गया, सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ हो गया, सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ हो गया, सेंटर फॉर लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ हो गया इत्यादि। तो एरिया स्टडीज़ जो है उसने इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत परिपक्व बनाया है और बहुत ही विशेषीकृत कर दिया है। एरिया स्टडीज़ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। विस्तृत होती अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ये धारणा जन्म ले रही है कि यह विषय अब अनियंत्रित हो गया है और इसमें एक स्पष्ट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का अभाव है। परंतु यह निराशाजनक भावना स्वीकार योग्य नहीं है। आज इस विषय में एक स्पष्ट सैद्धांतिक फ्रेमवर्क उपलब्ध है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में शोध को संभव बना रहा है। वास्तविकता ये है कि विस्तृत विषय क्षेत्र लाभदायक है क्योंकि यह अधिक शोध और विश्लेषण को संभव बनाता है और विशेषीकरण को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तृत होते विषय क्षेत्र से उत्पन्न चिंता का कोई आधार नहीं है
इसके विपरीत वर्तमान परिस्थितियों के चलते हुए यह विषय एक परिपक्व यानी कि मैच्योर एक परिपक्व विषय के रूप में स्थापित हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र इसका अध्ययन किया। आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर कभी कभार डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, जो कि हम लोगों ने शुरू में ही लिया था, और इसका क्या विषय क्षेत्र है, यानी कि इसका क्या सब्जेक्ट मैटर है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। तो आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र ये कंप्लीट किया। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।